देख के आंसू आ गए मेरे। थैंक यू। चलो आ जाओ, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। कोशिश करेंगे ये चैप्टर आज के आज खत्म कर डाले। छोटा सा चैप्टर, एकदम चिंदू सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा है नहीं। और तुमको सबसे इसकी मेन बात है कि तुमको इसका सब कुछ पता है। सर मेरे को क्या पता है, कुछ तो भी झूठी बातें करते हो। आपको हमारा रिश्ता ही इतना हुआ है सर कि आपको ये पता है कि हमको क्या क्या पता है। सर मेरे को ये पता है, तुमको ये पता है, क्योंकि मेरे को पता है कि तुमको ऑलरेडी पता है। तुमको भी नहीं पता होगा कि तुमको ये सब पता है, लेकिन मेरे को पता है कि तुमको पता है। मेरे को एक बात बताना, क्या तुमको फॉरेन ट्रेड समझ में आता है? हाँ सर, दुबई, सिंगापुर, शनि सिंगापुर नहीं सर, वो तो दूसरी बात हो गई। सर ये सारे जो होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज, उसमें हम जाके अगर ट्रेड करें तो उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। सर है ना, इसमें दो बातें होती है। एक होता है सर हम इंडिया का माल बाहर जाके बेच रहे हैं, या फिर होता है हम बाहर का माल इंडिया में लाके ले रहे हैं। सर बोले तो क्या, मेरे पास में आम का खेत है, मेरे पास में आम का खेत है, मैं आम उगाता हूँ, अल्फांसो मैंगो उगाता हूँ, कोंकण वाले मैंगोज उगाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के माल है। तो ये माल हम सिंगापुर भेजते हैं, दुबई भेजते हैं, मलेशिया भेजते हैं। तो सर ये हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट। हमको तो पता ही सर, जो माल हम इंडिया से फॉरेन में भेजते हैं उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। चप्पल से मारू या जूते से मारू, एक्सपोर्ट बोलते हैं। और सर हम अगर कोई यूएस जाता रहता है तो हम उसको बोलते हैं भैया जी मेरे को है ना एप्पल का एक फोन ला दो। इंडिया में एप्पल का फोन 80,000 का मिलता है, यूएस में एप्पल का फोन 50,000 में मिलता है। तो भैया जी प्लीज मेरे को फॉरेन से फोन ला दो। हमने फॉरेन का कोई एलिमेंट इंडिया के अंदर लेके आए, उसको बोला जाएगा इंपोर्ट। तो सर हमने अगर इंडिया की कोई चीज फॉरेन में जाके बेची, दैट इज एक्सपोर्ट। और सर मैंने फॉरेन की चीज इंडिया में लेके आया, दैट इज इंपोर्ट। सीधी सी बात है सर। सर इंडिया में इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तीसरा इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है सर? इंटरपोर्ट मतलब होता है एक कंट्री से लाना, दूसरे कंट्री में बेचना। मतलब एक कंट्री से इंपोर्ट करना, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना। सर मैं महाचोट्टा इंसान हूं, मैं पता है क्या करता हूं सर? मैं मस्त क्या काम करता हूं सर? मैं हूं इंडिया का निवासी, मैं बैठा रहता हूं इंडिया के अंदर, मैं लाता हूं दुबई से डेट्स। कौन सी सर? खजूर रे, संकल्प। डेट बोले तो खजूर, समझ में आया तेरे को? तो सर मैं लाता हूं दुबई से डेट्स, दुबई से आलमंड्स, दुबई से जो भी अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, वो इंडिया में लेके आता हूं और चाइना में जाके बेचता हूं। तो मैंने किया सर एक कंट्री से इंपोर्ट, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट। डांस नहीं किया मैंने तुमको यह बताया कि सर इंपोर्ट में एक ट्रांजैक्शन होता है, एक्सपोर्ट में एक ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन इंपोर्ट में एक ट्रांजैक्शन होता है और दूसरा ट्रांजैक्शन होता है। तो सर एक कंट्री का इंपोर्ट होता है, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट। तो सर फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमको पता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। सबसे पहला इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट, तीसरा इंटरपोर्ट। इंपोर्ट import trade refers to the purchase of goods and services by one country from another country or in flow of goods and services from the foreign country to the home country। सर एक बात बताओ, आपने ये जो अभी बात की ना सर, अभी तक हम माल के बारे में बात कर रहे थे, गुड्स। यहां पे तो सर आपने दूसरा वर्ड हमको लिख के दे दिया जिसका नाम है सर्विसेज। सर कैसी झूठी बातें करते हो सर? सर्विस भी क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं? गधेड़ो तुम कर ही रहे हो। मेरे को एक बात बताना, व्हाट इज द एज ऑफ ऐश्वर्या राय? हीर बोलती है माई एज इज जस्ट 19। नहीं हीर, मैं ओरिजिनल वाले ऐश्वर्या राय की बात कर रहा था। व्हाट इज द एज ऑफ ऐश्वर्या राय? बताना जरा, व्हाट इज द एज ऑफ? हाँ मालूम है तुमको? 50 प्लस मतलब कितना? 50 प्लस हो गया मतलब एक दिन ज्यादा हो गया उसको या 2 दिन ज्यादा हुए उसको 50 हो गया? तुमको थोड़ी पता रहेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमको ढूंढना है तो तुम क्या करने वाले थे? बोले www.google.com, google.com। सर गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे व्हाट इज द एज ऑफ ऐश्वर्या राय, देखते हैं क्या बताता है। एज ऑफ ऐश्वर्या राय, ओ मां कसम, देखा 47 साल की औरत है ये। सर ये हमने जो सर्विसेज ली, गूगल जो एक कंपनी है जिससे हमने सर्विसेज ली, सर वो तो फॉरेन में बैठा है, जबकि इंडिया हम उसका सर्विसेज का कंजम्पशन इंडिया में बैठ के कर रहे हैं। तो सर हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं किया क्या?
सीधी सी बात है ये चीज। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एटसेट्रा। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मेरे को बताने की जरूरत है सर, एक्सपोर्ट क्या होता है? अभी तक था, अभी तक हो जाएगा, सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट टी, चाय। इंडिया सर, इंडिया के लोग जीते तो चाय पे है। उनको बोलो शरीर में तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या बोलते? टी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो नाम ही नहीं मालूम है सर उनको। सर हमारे पास में इतनी चाय है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम हमारे इंडिया वाले को तो ठूसते ही है, सुबह उठा एक कप ठूस, आधा घंटा हुआ दूसरा कप ठूस, दूसरा इंसान आके आ गया उसके साथ बैठ के ठूस, वो इंसान बोलता मेरे को नहीं पीना, तो फिर भी पी, क्योंकि तेरे भरोसे मेरे को पीने मिलेगा। दिन में जितना तू एक दिन में ग्लास एक पानी का नहीं पीता, उससे ज्यादा तो तू चाय पी लेता है। क्यों पिएगा पानी? क्योंकि चाय में ऑलरेडी इतना पानी जा चुका है कि तेरे खून में भी अब पानी बचा नहीं है, खून में भी तेरा चाय घुस चुकी है। हमारे पास में इतनी चाय आ चुकी है सर, इतनी चाय प्रोड्यूस होती है कि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। चावल खा खा के बेचारी का देख क्या हाल हुआ है, फूल गई है पूरी, रात भर भिगो के रखा है, ऐसा रखता है रिया को देख के। सर चावल इतना प्रोड्यूस होता है कि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जूट टू चाइना, जूट जो मटेरियल होता है, जूट मटेरियल वी एक्सपोर्ट्स इट टू चाइना, हांगकांग, सिंगापुर एटसेट्रा। इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट क्या बोला था मैंने? व्हाट डू मीन बाय इंटरपोर्ट? एक कंट्री से लाना, दूसरे कंट्री में बेचना। Interport trade refers to the purchase of goods and services from the one country and then selling them to another country after some processing and operations. सर हम रॉ मटेरियल लाते हैं एक कंट्री से, उसको प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स बना के किसी और कंट्री में बेचते हैं। For example, Japan imports raw material required to make electronic goods like radio, washing machine, television, etc. from England. जापान इंग्लैंड से रॉ मटेरियल मंगवाता है, जर्मनी से रॉ मटेरियल मंगवाता है, उसको प्रोसेस करता है। रॉ मटेरियल मंगवाने का मतलब है सर वो क्या करता है? इंग्लैंड से मंगवाता है कंप्यूटर स्क्रीन, जर्मनी से मंगवाता है कंप्यूटर का प्रोसेसर, और किसी कंट्री से मंगवाता होगा उसके स्पीकर, और किसी कंट्री से मंगवाता होगा कीबोर्ड, और किसी से मंगवाता होगा माउस। माउस बोले तो चूहा अपना इस कंप्यूटर वाला। सर इस सबको असेंबल करता है और बाद में पूरी दुनिया को बेचता है। हमने किया सर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वी हैव प्रोसेस्ड इट, वी हैव प्रोड्यूस्ड इट इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड देन वी हैव सोल्ड इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज इंटरपोर्ट। गुड मॉर्निंग विशाखा, केम छो? मजामा? हाय विशाखा। अरे हाँ ना, तू है, आई नहीं आई, क्या कर रही है? बोल, हाँ तो बोल ले। हाँ गुड मॉर्निंग। नींद खुल गई? जल्दी खुली आज? काम कर रही होगी ना कल, बहुत काम होंगे। आ जाओ, हम पढ़ रहे हैं विशाखा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, जिसमें हमने 3 बातें पढ़ी। सर फॉरेन ट्रेड हमेशा 3 टाइप में होते हैं, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है सर जब आप गुड्स या सर्विसेज इंडिया में लेके आते हो, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब गुड्स और सर्विसेज फॉरेन में देते हो, और इंटरपोर्ट का मतलब होता है सर इंडिया में कोई सर्विसेज ला रहे हो या कोई एक कंट्री से लेके आ रहे हो और किसी और कंट्री में बेच रहे हो। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सर रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फर्स्ट, टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। सर हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा बाहर बेचेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज कैसे? क्या फर्क पड़ता है सर फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया तो? करते हैं किसी चीज को तो हमारे कंट्री में वो मतलब उस कंट्री की करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आती है। इतनी बाली उम्र में इतने बड़े बड़े तेरे विचार देख के मेरे को ऐसा लगता है कि बाप रे बाप। मेरे को एक बात बता, तूने मेरे को अभी बोला कि सर हम अगर फॉरेन कंट्री में माल बेचेंगे तो हमको फॉरेन करेंसी हमारे पास में आएगी। फॉर एन एग्जांपल मैंने यूएस में बेचा तो मेरे पास में डॉलर आया, क्या फर्क पड़ता मेरे को डॉलर से? मेरे पास में $5000 है। मेरे को एक बात बता, मेरे को खारे दाने का एक पैकेट खरीदना है जो 10 रुपए का है। मैं उस खारे दाने के वाले के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ ये ले, 1 मिनट, ये ले $10 तेरे को दिया, या $1 तेरे को दिया, जो 70 रुपए का है। खारे दाने तो 10 ही रुपए का था। वो शेंगदाने वाला बोलता है 10 शेंगदाने ले लो, शेंगदाने ले। मैं उसको $1 देता हूँ, 10 रुपए की जगह पे 70 रुपए देता हूँ। वो कितनी अच्छी अच्छी शिविया देगा मेरे को इन रिटर्न। बोलेगा भाई साहब मेरे को ऐसी नोट हो ना जिसमें आपके दादाजी का फोटो, मेरे गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का। सर आपके गांधी जी का मतलब आपके दादाजी का फोटो, ऐसी नोट दो, ये डॉलर मेरे को क्या लेना देना है? सर मैं उसको बोलूंगा है
पागल, तेरे को अक्कल नहीं है? फॉरेन ट्रेड करके लाया है मैंने। तेरे मेरे को 10 मांगा, मैंने 70 दिया। खीर मांगोगे दही दोगे, दही दूंगा। 10 रुपया मांगोगे $1 दूंगा। एक झापड़ मारेगा वहीं पे खड़े खड़े। उसको काम है क्या? क्या मैं इतना डॉलर लाने से, एक्सपोर्ट करने से, डॉलर लाने से मैं सिंगदाने का पैकेट नहीं खरीद सकता हूं? क्या काम की बात है मेरे लिए वो डॉलर लाना? सर ये तो पूरी कंट्री के लिए अपन बात कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं मेरा बिजनेस करूंगा तो मैं खुद के लिए करूंगा, मेरे परिवार वालों के लिए करूंगा, मेरे घर वालों के लिए करूंगा। देश की उन्नति में मेरा कोई फायदा है? देश में लॉकडाउन चल रहा है तो मैं घर में बैठा हूं क्या? मैं तो पैसा कमाऊंगा भाई, मैं काय के लिए? मेरे को भी पेट लगा है। हमारे मोदी रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ा रहे, मेरे से मेरा पेट भरने वाला है क्या? मेरा पेट तो मेरी रोजी रोटी भर के देगा। तुम जैसे अमीर लोग ही तो मेरा रोजी रोटी पाल के दोगे। तुम जैसे लोग अगर मुकर गए मुझसे तो मेरे जैसे का क्या होगा? तो मैं तो मेरा रोजी रोटी करूंगा भाई, सीधी सी बात है। सर दिक्कत क्या है, आप एक बात नहीं समझ रहे हो। हमारी कंट्री इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो सर हर डेवलपिंग कंट्री को फंड्स चाहिए। तो हमारी इंडिया, हमारी कंट्री वर्ल्ड बैंक के सामने जाके बोलती है, ओ वर्ल्ड बैंक प्लीज हमें लोन दीजिए। भीख नहीं मांगते हम, हमने भीख नहीं मांगी है, हमने लोन मांगा। बिकॉज वी हैव दैट कैपेबिलिटी कि हम अभी आपसे पैसा ले लेंगे, आपको सूद समेत, इंटरेस्ट समेत वापस लौटा देंगे, इसकी हमारी गारंटी है। इंडिया इज अ फैबुलस कंट्री, इंडिया इज द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री। मैं ये हर बात हमेशा बोलता हूं कि इंडिया में जितना बूम है एक्सपांशन का, उतना शायद ही कोई कंट्री में हो सकता है। तो हमने ना सर लोन मांगा, ओ वर्ल्ड बैंक, ओ भगवान प्लीज हमें लोन दे दो। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? गांधी जी वाला नोट देगा हमको। सर वर्ल्ड बैंक ने हमको लोन दिया है इन डॉलर्स। तो सर हमने जब वर्ल्ड बैंक को लोन मांगा तो वर्ल्ड बैंक ने हमको दिया 1 लाख करोड़ डॉलर। हमने उसको इंडिया में यूज किया। डॉलर तो यूज कर नहीं सकते सर, तो हमने आरबीआई के पास में जाके उस डॉलर के बदले में नोट लिया, रुपी लिया। उस रुपी को इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया होगा, पॉलिटिक पार्टीज में लगाया होगा, और किसी स्ट्रेंथ में लगाया होगा। तब जाके उसके बाद में जब मुझे वर्ल्ड बैंक को अपना पैसा देने की बारी आएगी तो मैं अपना रुपया लेके जाऊंगा कि उसके पास? वर्ल्ड बैंक क्या बोलेगा? भाई साहब तेरे को जिस करेंसी में मैंने दिया था उस करेंसी में मेरे को वापस दे मेरा पैसा। उसने मेरे को दिया था डॉलर में, तो मुझे उसको देना पड़ेगा फिर से डॉलर में। अब मेरे पास में डॉलर है कि रुपीज है हाथ में? मेरे पास में रुपीज है, तो मैं फिर से जाऊंगा आरबीआई के पास में, आरबीआई को बोलूंगा ओ आरबीआई प्लीज इन रुपए के बदले में मुझे डॉलर दे दे। अब समझो, एक बात समझो कि अगर उस टाइम पे जब मैंने वर्ल्ड बैंक से डॉलर लिया था, आरबीआई को डॉलर दिया था और उसके बदले में रुपया लिया था, और जब मैं ये पैसा जब वर्ल्ड बैंक को रिटर्न करने के लिए फिर से आरबीआई के पास जाता हूं और बोलता हूं आरबीआई तेरे को वो जो मैंने डॉलर दिया था ना, डॉलर याद है मैंने थोड़े दिन पहले डॉलर दिया था, वो डॉलर वो वापस देना, मेरे को वापस देना है उसको। अब यहाँ पे उस ड्यूरेशन के बीच में लोगों ने क्या किया? बम्बाट इंपोर्ट किया। ले इंपोर्ट कर, क्या खरीदना गाड़ी इंपोर्ट, क्या खरीदना स्कूटर इंपोर्ट, क्या खरीदना टीवी इंपोर्ट, क्या खरीदना वॉशिंग मशीन इंपोर्ट, करे जा इंपोर्ट, करे जा इंपोर्ट, इंपोर्ट इंपोर्ट करते जा पागल जैसे इंपोर्ट। मेरे को एक बात बता, जब तू इंपोर्ट करता है तो पे रुपीज में करेगा या डॉलर में करेगा? तेरे जेब में रुपया है, तेरे जेब में पैसा है ना, तेरे जेब में रुपया है। तू वर्ल्ड बैंक, तू आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई को बोलेगा ओ आरबीआई प्लीज ये लो ना, मेरे से थोड़े से रुपए ले लो, थोड़े से डॉलर दे दो। आरबीआई के पास में कौन सा डॉलर है? जो इंडिया ने उसके पास में गिरवी रखा था एक्सचेंज के लिए। आरबीआई क्या करेगा? उसमें से एक नोट में से एक बंडल निकाल के तेरे को $1 दे देगा। ऐसा एक इंसान के साथ किया, अगले दिन दूसरा इंसान आया, अगले दिन दूसरा इंसान आया, अगले दिन दूसरा इंसान आया, अगले दिन साले ने रिजर्व ही खत्म कर डाले डॉलर के। अब जब इंडिया उसके पास में पैसा लेकर जाता है, रुपीज लेके जाता है और बोलता है ओ आरबीआई मेरे को वो जो मेरा डॉलर था ना वो दे दे, आरबीआई बोलेगा इल्ले संपला, अब कुछ नहीं है। अब मेरे को यहाँ पे बात बता, अब इसको वर्ल्ड बैंक को डॉलर तो देना पड़ेगा। फिर आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जाएगा किसी और कंट्री के पास में, एग्जांपल यूएस के पास में, और यूएस को बोलेगा ओ यूएस प्लीज मेरे को थोड़ा सा डॉलर देना। अब वापस वही बात आती है कि तुम्हारी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई तो रेस्ट्रिक्टेड है। सर आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, पहले आपने $1 लाख मांगा, अब आप और डॉलर मांग रहे हो, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो जबकि सप्लाई लिमिटेड है। डॉलर का भाव क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। और अगर डॉलर का भाव बढ़ेगा तो रुपए का भाव क्या होगा? गिरेगा। मतलब हमने इतना डेवलपमेंट करके भी हमारा रुपए की वैल्यू डिमोलिश ही किया है। ये न होवे, इसी के लिए गवर्नमेंट चाहती कि तुम जितना एक्सपोर्ट कर सको उतना एक्सपोर्ट करो, ताकि हमारे पास में डॉलर्स आवे, ताकि हमको और डॉलर की रिक्वायरमेंट ना होवे।
और अगर तुम्हारी डिमांड हो कम, सप्लाई हो ज्यादा, तो प्राइस क्या करती है? फॉल। तो मतलब अगर सर हमारे पास में हम डिमांड ही नहीं कर रहे डॉलर की और हमारे पास में भरपूर डॉलर पड़ा है, इतना डॉलर पड़ा है कि कल जाके सिंगापुर हमको आके बोलता है सिंगापुर क्या चाहिए तेरे को? डॉलर। हाँ मेरे पास में पड़ा है, ले कितना डॉलर चाहिए? 1 लाख डॉलर। लेके उसको 1 लाख डॉलर दे दिया। हमारे आरबीआई के पास में इतने रिजर्व अगर डॉलर्स के, सर आरबीआई के पास में डॉलर्स के रिजर्व आए कैसे? मैंने किया एक्सपोर्ट, सामने वाले ने दिया डॉलर, मैं लेके गया डॉलर आरबीआई के पास में, उसके बदले में रुपीज ले लिया, आरबीआई के पास में डॉलर का रिजर्व बढ़ गया। ठीक है, अब हमारे पास में जितने इंडिया ने दिया था 1 लाख करोड़ डॉलर, वो तो बची बचे हैं, साथ में 50,000 करोड़ डॉलर भी एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो कल जाके दूसरी कंट्री को अगर डॉलर चाहिए होगा तो हम उसको और सप्लाई करते रहेंगे, और कंट्री को चाहिए हम और सप्लाई करते रहेंगे, और कंट्री को चाहिए हम और सप्लाई करते रहेंगे। सर डिमांड होती जा रही है कम, सप्लाई बढ़ता जा रहा है, प्राइस टेंड्स टू फॉल। और सर जब डॉलर का भाव गिरेगा मतलब ही रुपए का भाव बढ़ेगा। जैसे ही रुपए का भाव बढ़ेगा हमारी डेवलपमेंट और ऊपर जाते जाएगी। इसी के लिए सर इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड, क्योंकि सर फॉरेन ट्रेड हमको हेल्प करता है टू अर्न दी फॉरेन एक्सचेंज। लॉजिकल समझा क्यों ऐसा होता है, क्या प्रोसीजर होती है ये सब की? पक्का किसी भाई से रट्टा मार ली चुट्टो? किसी और कंट्री को डॉलर देते हैं तो किसी और कंट्री को अगर हम डॉलर देते हैं, हाँ, तो वो उनको फिर रिटर्न उनकी कंट्री करेंसी में देंगे कि डॉलर में रिटर्न करेंगे? नहीं, इसको करेंसी आर्बिट्राज बोला जाता है। करेंसी आर्बिट्राज मतलब कैसा होता है, मुझे अगर सिंगापुर डॉलर्स चाहिए या सिंगापुर को रुपीस चाहिए या सिंगापुर को डॉलर चाहिए, तो आपकी कॉमन करेंसी देखी जाती है। मतलब कैसा होता है, बहुत सारे लोग बिजनेस क्या करते हैं, आपके पास में है रुपया, आप रुपए को कन्वर्ट करते हो डॉलर्स में, डॉलर्स को कन्वर्ट करते हो यूरोज में, और यूरोस को फिर से कन्वर्ट करते हो रुपीस में। ये जो फ्लक्चुएशन आता है ना इसके बीच में, इसमें उसका प्रॉफिट हो जाता है। मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास में 1 लाख रुपी था, इसको मैंने डॉलर्स में कन्वर्ट किया तो अराउंड मेरे पास में 20,000 डॉलर्स आए। एग्जाम्पल ले रहा हूं, 20,000 आता नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूं। 20,000 डॉलर्स को जब मैंने यूरोज में कन्वर्ट किया तो मेरे पास में 5,000 यूरोज आए, और 5,000 यूरोस को जब मैं इंडियन करेंसी में ये करता हूं, कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे मिलते हैं 1,05,000 रुपए। लेकर गया था 1 लाख रुपए, लेके कितना आया वापस? 5,000 रुपए। बीच का जो 5,000 एक्स्ट्रा कमाया वो मेरा प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं हेजिंग या आर्बिट्राज। ये तुम्हारे लेवल पे नहीं है, ये हाई लेवल पर जाएगा। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस करेंसीज को कन्वर्ट करके इनके फ्लक्चुएशंस का मजा लूटते हैं। अब वो भी ज्यादा चीजें बची नहीं, क्योंकि अब करेंसी में इतना फ्लक्चुएशन नहीं आता है, बट स्टिल बैंक्स को जनरली फायदा होता है। तो अगर तुमको सिंगापुर को अगर सपोज पैसा चाहिए तो जरूरी नहीं वो डॉलर्स में लेगा, हो सकता है वो किसी और थर्ड करेंसी में भी ले पावे, क्योंकि उसको किस करेंसी में देना है उस पर डिपेंड करता है। उसको डॉलर्स में देना है तो डायरेक्टली डॉलर्स ही ले लेगा मुझसे। अगर उसको यूरोस में लेना है, मेरे पास तो यूरोस नहीं है, तो वो मुझसे डॉलर लेगा, डॉलर के बदले में यूरो लेगा, यूरो करके उसको दे देगा, अब वो दूसरी करेंसी को डॉलर देते बैठेगा। ऐसा। तो सर ये क्लाइंट्स जो ये सब करते हैं तो इनका पैसा काला भी तो हो सकता है ना, मतलब ब्लैक मनी होता ही है, डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग तो होती है ना। तो डिमोनेटाइजेशन यही एम से तो आया था कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग वो बंद करवा दे। डेफिनेटली हो सकता है। क्लियर है? चलो हम पढ़ रहे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड में टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड, इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। सर जितना ज्यादा आप एफडीआई रखोगे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रखोगे, उतनी फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी। एग्जाम्पल भारती वॉलमार्ट, एग्जाम्पल टाटा डोकोमो, एग्जाम्पल टाटा जगुआर, एग्जाम्पल टाटा स्टारबक्स, एग्जाम्पल भारती वॉलमार्ट, एग्जाम्पल वोडाफोन, एग्जाम्पल फेसबुक, एग्जाम्पल गूगल, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट। ये सर क्या है, ये सारी फॉरेन कंपनीज तो है जो इंडिया में आके काम कर रही है। एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, सर मारुति इंडिया की, सुजुकी फॉरेन की, दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो सर आप अगर फॉरेन ट्रेड ज्यादा करते हो तो फॉरेन डायरेक्ट कंपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। बुर्ज खलीफा पता है तुमको? दिला दो तेनू बुर्ज खलीफा, जो अक्षय कुमार बेचने चला था कियारा अडवाणी के लिए। बुर्ज खलीफा, राधिका ऐसे देखती, बुर्ज खलीफा
क्या दुबई बुर्ज, की बड़ी टॉवर है। ठीक है, दुबई की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, जो वर्ल्ड में भी कितने नंबर की बिल्डिंग आती है, 4th या 5th नंबर की हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग आती है, स्काई स्क्रेपर है वो सबसे बड़ा। किसने बनाया पता है? बोले मैंने तो नहीं बनाया, बाकी का पता नहीं, बाकी दूसरे कामों में सर मैं दखल अंदाजी नहीं करती, बोले मैंने नहीं बनाया, बात खत्म हो गई। उसमें बुर्ज खलीफा बनाने वाले मैक्सिमम लोग साउथ इंडियंस है, ये फैक्ट पता तुमको? कोई दुबई गया तुम में से? तुम दुबई गए ना तो तुमको फीलिंग नहीं है तुम फॉरेन गए हो, मजाक नहीं कर रहा। तुम दुबई के प्लेन में बैठो तो सही, सारे लोग तुम्हारे बाजू में आंडी गोंडा 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 करते रहेंगे, सारे साउथ इंडियन लोग ही मिलेंगे तुमको। अभी तुम्हारे लिए तो आंडी गोंडा है ना, वो बोलते कुछ समझ में नहीं आता है, चार ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, आंडी आंडी गोंडा 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 आंडी आंडी गोंडा, चार ही तो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनके, और बनता ही क्या पांचवा कॉम्बिनेशन, तो अपने तो कभी पल्ले पड़ा नहीं। पूरा पूरे फ्लाइट में साउथ इंडियन लोग मिलेंगे। मैं साला कंफ्यूज हो गया, मैं मतलब कौन सी फ्लाइट में बैठा रे, पता चला ये कुर्ग जाके उतारे मेरे को, पता चला जाना दुबई तक पहुंचा बैंगलोर, सारे साउथ इंडियन पॉपुलेशन है। तुम दुबई में गए, तुम उसको चाय मांगोगे, मैं सोचा साला दुबई में जाना पड़ेगा, अल हबीबी वल्ला 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 कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं। और भाई एक कट चाय देना, ऐसे चिल्लाना पड़ता तुमको, एक कटिंग चाय लाके दे देता। मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। कोई भी अगर दुबई गया होगा तो ये बात को मेरे एक्सेप्ट करेगा वो चीज, यार नहीं भी गया हो तो जो गया उसको पूछना। अरे तुम दुकान में जाओ, दुकान में जाने के बाद में ऐसा लगता मैं मुंबई में आ गया। दुकान में मैंने एक वो डेट्स का एक पैकेट उठाया, मैं पूछने जा रहा था ये कैसा, इसको पूछू कैसे, वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा, अभी वो अपना जो वो होता है वैसी उनकी लैंग्वेज होती है, मेरे को कुछ समझे नहीं इसने क्या लिखा, एईडी दिरहम में होता है उनका तो करेंसी सब कुछ। मैं इसको पूछने गया व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस, अपनी छोटी मोटी टूटी फूटी इंग्लिश में अपन ने पूछ लिया, दिस कॉस्ट हाउ मच, तो बोलता भैया 10 रुपए का, 10 दिरहम का, सॉरी। बोला हाइला जादू, इसको आती है हिंदी। मैंने उसके साथ बार्गेन किया 10 मिनट तक, बार्गेन किया मैंने, 10 मिनट तक बार्गेन किया। अरे मैं भैया आपका रेगुलर कस्टमर, जिंदगी में पहली बार दुबई गया था, कहेगा रेगुलर कस्टमर, वो भी साला मेरे को चिपका रहा है, नहीं नहीं 10 दिरहम के नीचे तो नहीं देता भैया, हमको पूर्ति नहीं है, हम लाती 8 दिरहम में, 2 दिरहम तो हम बेचारे इसमें कमाएंगे। अरे वार्तालाप चल रहा है हमारा, ऐसा लगा मेरा बिछड़ा हुआ भाई है, लगा ही नहीं मेरे को। दुबई में बाहर आके बोला मम्मी गलत जगह आ गए, इससे तो अच्छा मुंबई घूम लेते, कम पैसे में घूमना हो जाता। अरे लग ही नहीं रहा फीलिंग सर, क्यों? क्योंकि उनको पता है इंडिया में लेबर सस्ता है, तो दुबई वाले लोग इंडिया से लेबर को इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में। सर जहां पे कंट्री ज्यादा है, जहां पे कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे आपके पास में लेबर ज्यादा है, स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, आप वही कर लेके आते हो लोग। फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारे घर में अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, या तुम्हारे घर में अगर फर्नीचर का काम कर रहा होगा, अमरावती में बोलो या कहीं पर भी बोलो, मैक्सिमम लोग फर्नीचर वाले कहां के होते हैं पता है? राजस्थान। सारे ऑलमोस्ट फर्नीचर वाले लोग जो रहेंगे वो रहेंगे राजस्थान के। सर ऐसा राजस्थान में क्या होता है? सर उनका स्पेशलाइजेशन है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने यही स्किल्स आगे फॉरवर्ड किया है, पास ऑन किया है, तो वहां पे वो चीज का स्पेशलाइजेशन हो गया। तो सर हम क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हो गया, इंडिया का लेबर आज फॉरेन जा सकता है और वहां का जाके काम कर सकता है, या फिर फॉरेन के इंसान को हम इंडिया में बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उस चीज में पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है। अगर उस चीज का उसमें स्पेशलाइजेशन है तो उसका फायदा हमको डायरेक्टली होता है। आई बात समझ में? चलो बाद में ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन करना, मैक्सिमम तरीके से उसका प्रॉपरली यूटिलाइज करना। याद करो कल गन्ना वाला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर इसका मतलब क्या है? इसमें फॉरेन ट्रेड में क्या हेल्प होता है? फॉरेन ट्रेड में ऐसा हेल्प होता है कि सपोज तुमको पता है डेयरी मिल्क सिल्क, बोले सर जब तक खुद के लिए खरीदते थे ना 10 रुपए के ऊपर चॉकलेट आती है, मालूम नहीं थी, जब किसी और के लिए खरीदा ना तब जाके मालूम पड़ी सर 150 की भी कैडबरी आती है। और ये वर्ग जो है, ये सेक्शन, इन्होंने तो खरीदी भी नहीं कभी, हमारे जैसे ये छोटे वर्ग वाले लोग ही ला के देते थे, हमको खरीदनी पड़ती सर हमको मिल जाती, हम एक आवाज कर ले तो क्या सिल्क क्या पूरा सेलिब्रेशन का पैकेट आ जाता सर। अरे गधेड़ो, मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो सिल्क है ना, सिल्क वॉज द प्रोडक्ट विच वॉज मेड बाय अ मिस्टेक। सिल्क जो प्रोडक्ट बना वो एक गलती से बना हुआ प्रोडक्ट है। कंपनी बनाने चाहती थी कुछ और, बन गया कुछ और।
बनाना चाहती थी एकदम हार्ड चॉकलेट, कड़क चॉकलेट, और बन गया एकदम लल्ली पुल्ली चॉकलेट, जिसको उन्होंने सिल्क नाम से दे दिया। अब जब सिल्क चॉकलेट बनी, अब वो खुद ही सोचे साला इतनी बन गई, इसका क्या करे बे, खाती क्या, बैठ ना थोड़ा, 300 किलो ही तो है, खा जा। क्या करेंगे 300 किलो चॉकलेट का? सर एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में लोग तो पागल नहीं है, फॉरेन के लोगों को पागल बनाते हैं। जैसे कि तुमको पता है, एक अहमदाबाद में एक पूरी वाला है, पूरी मतलब कौन सी, जो पानी पूरी की जो पूरी बनती है ना, वो पूरी, वो इंस्टेंट पूरी बेचता है। क्या बेचता है? इंस्टेंट पूरी। इंस्टेंट पूरी इज लाइक, पूरी के पतले पतले आते हैं वो स्लाइसेस, उसको तेल में डालो, तेल में डालो या कुछ तो भी, बहुत सिंपल प्रोसेस है उसकी, पानी में उबालो या कुछ तो भी सॉर्ट ऑफ है, मेरे को इतना नहीं पता। 5 मिनट में तुम्हारी पूरियां तैयार, 5 मिनट में तुम्हारी पूरियां तैयार। और वो रोज की 1 लाख पूरी, 1 लाख पूरी एक्सपोर्ट करता है। फॉरेन के लोग, फॉरेन के लोग पता क्या करते हैं उसके साथ? उसमें दारू डाल के पीते हैं। मजाक नहीं कर रहा। हम जो ऐसे इतना बड़ा मुंह खुलता नहीं अपना, अपन उसको आधी आधी करके खाते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो रिया का मुंह ऐसा खुलता वो पूरा, तो वो लोग उसमें ऐसा गड्ढा करते हैं, उसमें दारू डालते हैं, झूम बराबर झूम। सर यहां पे क्या होता है, आप अपना जो भी एक्सेस प्रोडक्शन है वो, रादर देन गेटिंग इट इनटू द वेस्टेज, आप इसको एक्सपोर्ट कर लो। तो आपका जो भी एक्सेस प्रोडक्शन है सर, वो भी एक्सेस नहीं होता है, वो भी हो सकता है कम पड़े। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देन स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, ये तो अपन बात की है कि सर क्या होता है, डॉलर रुपीज के बीच में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, पहले ऐसा होता था कि अगर तुमको फोन खरीदना है तो एक या दो कंपनीज होती थी, जब से एफडी आया, जब से इतनी सारी कंपनीज हो गई कि इतनी नई नई कंपनीज आती है, अब तुम्हारे पास में कितने सारे ऑप्शन है कि तुम कितने कंपनीज के मोबाइल खरीद सकते हो। ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल, सर हर कंपनी अपने नाम के आगे लिखाती एक्सपोर्ट क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी है कि हम इसका माल एक्सपोर्ट करते हैं। सर आपका रेपुटेशन बढ़ता है। वो ऐसे लाल लाल टमाटर, लाल लाल तुम्हारे सेब आते हैं जिसके ऊपर ऐसा स्टिकर चिपकाया होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी। ऐसा देखा है कभी तुमने? ऐसा गोल होता है, उस पर एक्सपोर्ट क्वालिटी ऐसा गोल में लिखा हुआ रहता है, यस सर। ठीक है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है इन द सेंस, वो ऐसा रखते हैं ताकि इससे आपका गुडविल बढ़े, इससे आपका सेल्स बढ़े। क्योंकि किसी को भी अपन पूछते ना, कोई कपड़ा लेने जाता तो सामने ऐसा हाथ लगा के बोलता है मैडम ले लो, बहुत अच्छा इंपोर्टेड क्वालिटी का है। कहाँ से मंगाए? शनि शिंगणापुर से। सर इंपोर्ट मतलब आउटसाइड इंडिया का होता है। आई बात समझ में? आया वो हनुमान जी के देश से था, अरे श्रीलंका से, बट नाम तो क्या हो जाता है, इंपोर्टेड क्वालिटी का। और तुम बट ऑफ कोर्स उसके पीछे प्रेफरेंस ज्यादा रखते हो। तुम बताओ ना, जूते खादिम के लेना पसंद करोगे या बाटा के? तो फर्क ही नहीं पड़ता, खादिम क्या बाटा क्या नहीं किए। अच्छा मेरे को बताओ, बाटा खादिम पसंद करोगे या रिबॉक पसंद करोगे? रीबॉक। खादिम बाटा पसंद करोगे या स्केचर्स पसंद करोगे? स्केचर्स। समझ में आई बात? तो सर क्या हो रहा है तुम्हारे पास में आपने तो, आपको कैसे पता कि दोनों, बाटा भी कोई इंडियन कंपनी नहीं है, बाटा इज नॉट एन इंडियन ब्रांड, समझ के चलना। मैं भी ऐसे तुम्हारे जैसे भ्रम में था, उसका फाउंडर थॉमस बाटा है। थॉमस इंडिया में तो नाम रखता नहीं है, तुम्हारे बच्चा होगा तो नाम थॉमस रखोगे क्या? कैसा लगेगा? थॉमस शाह। कैसा कैसा नाम है? थॉमस लड्ढा। वो बेचारा बड़ा होने के बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसके घर में पैदा हुआ रे। ठीक है, तो सर ये एक फॉरेन कंपनी है, तो तुमने सर कौन सी कंपनी प्रेफर किया? जो एक्सपोर्टेड है या जो इंपोर्टेड है, बेसिकली फॉरेन कंपनी है, उस कंपनी को तुम प्रेफरेंस देते हो। सर इट ब्रिंग्स द रेपुटेशन एंड इट इंक्रीजेस योर गुडविल। सर व्हाट डू मीन बाय गुडविल? रेपुटेशन इटसेल्फ, तुम्हारी कॉलर। गुडविल मतलब तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इमेज इन द मार्केट। हाँ ना? हाँ, फटाफट मुझे पढ़ के चाहिए यहां तक, फास्ट।
डन। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोला जाता है? राधिका, कौन था? कार्तिक, विशाखा, ध्रुव, अनुज, आ जाओ। Balance of payment. A balance of payment of a country is a systematic records of all the economic transactions completed between its resident and rest of the world during a given period of time, usually a concept of a year. सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपने साल भर में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस किए आपकी कंट्री और बची हुई कंट्रीज के साथ में, उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर मैंने यूएस से किया था इंपोर्ट 10 लाख रुपए का, मैंने चाइना में किया था एक्सपोर्ट 50,000 रुपए का, मैंने इंडोनेशिया से मंगवाया था 10 लाख करोड़ का माल, मैंने हांगकांग को बेचा 500 करोड़ का माल, मैंने सर क्या किया, मैंने कुआलालंपुर सिंगापुर मलेशिया कुआलालंपुर से मलेशिया, मैंने मलेशिया से मंगवाया सर 1 करोड़ का माल, मैंने सिंगापुर में जाके बेचा 500 रुपए का माल। सर ये सारे ट्रांजैक्शंस को मैं मिलाकर बोलूं तो मैं इसको बोलूंगा इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। From the above definition, it is clear that the value of exchange of goods and services amongst the citizens, businessman, firm and the government, it will include. सर ये जो ट्रांजैक्शन कर रहा है ये एक इंडिविजुअल कर सकता है, ये गवर्नमेंट कर सकती है, ये एक बिजनेसमैन कर सकता है, या तुम जैसे लोग। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने यूएस से एप्पल का लैपटॉप मंगवाया, तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हूं? ऑब्वियसली तुमको मेरे एक्शन से समझ में नहीं आता कि मैं इंडियन सिटीजन हूं। सर मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैंने फॉरेन के साथ में कोई ट्रेडिंग किया, इट विल कम अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, रिलायंस ने कुछ माल मंगवाया, कुछ माल बेचा, कुछ माल फॉरेन में भेजा, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर रिया फॉरेन गई घूमने के लिए, उसने डॉलर लिया, वहां जाके खर्चा किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इंडिया के अंदर होता है किसी और कंट्री के साथ, चाहे वो एक गवर्नमेंट होवे, एक बिजनेसमैन होवे, एक इंडिविजुअल होवे, मर्द होवे, औरत होवे, बच्चा होवे, बुढ़ा होवे, सर कोई भी इंसान अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है किसी और कंट्री के साथ में, इट विल कम अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर अगर जैसे अपना कोई रिलेटिव किसी और कंट्री में जाता है, वो वहां से हमारे लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 100% will be balance of payment। ठीक है। एंड लास्ट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। मेरे को एक बात बताओ, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए या इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट। सर अगर मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं, तुमको आंसर करना है। सर मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, तो मेरे पास में प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा? इसको बोला जाता है सरप्लस। तो सर जब मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, देन आई विल हैव अ ट्रेड सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 2, सर जब मेरा एक्सपोर्ट कम बट इंपोर्ट बहुत ज्यादा, सर मेरा एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट बहुत ज्यादा, फिर क्या होगा? लॉस। इसको बोला जाता है दूसरा वर्ड डेफिसिट। तो सर जब मेरा एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगा, इट विल बी ट्रेड डेफिसिट। आई बात समझ में? पक्का? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड एज द इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू, इधर ऊपर देख के बोलना, मेरी तरफ देख के बोलना, इफ द एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू, क्या आने वाला है? It is called as the trade surplus, and if the import value is greater than the export value, ऊपर देख के बोलना, क्या आएगा? It will lead to trade deficit। बराबर ये बात? कोई दिक्कत, कुछ डाउट है इसमें तुमको? श्योर? बोलना विशाखा। ये होगा नहीं, ये ध्रुव है बीच में ऐसी पंचायती कर रहा है, कोरे काम की मस्ती कर रहा है देखो विशाखा। मालूम मेरे को। चलो, ओ माय गॉड, भेज तो मेरे को स्क्रीनशॉट, मेरे को देखने दे तो, कहाँ भेजा उसने, भेज। चलो कोई दिक्कत, कुछ डाउट नहीं समझा ऐसा कुछ? अब इसमें जो है 2 पॉइंट्स जो अपन ने छोड़े, रीसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट्स,
कंपोजिशन एंड इंडियाज इंपोर्ट, और एक को छोड़ा ना अपन ने, ट्रेंड इन इंपोर्ट्स। एक है ट्रेंड इन एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट के क्या ट्रेंड आया है, इंपोर्ट में क्या ट्रेंड आया है, और ऊपर में जो डिफरेंस हुआ है। ये बेसिकली क्या है ना, इसमें बताया जाता है कि 2006 में हमारा 25% था, 2016 में 48.8% था। अब ये बेसिकली तुमको रीड करना है, खुद पे घर पे रीड करना है, लर्न नहीं करना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, घर पे रीड करना है, लर्न बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लर्न हो नहीं सकता। 2018 में क्या था, 2016 में क्या था, वो अभी पॉसिबल नहीं है। अपन लर्न करेंगे, उसके लिए बहुत टाइम है, अगले साल एग्जाम देना, अभी से लर्न करके रखेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि ये फिगर्स लर्न करना है, फिगर तुम बहुत जल्दी भूल जाओगे। हीर पूछते सर आप टेस्ट में डालोगे क्या, नहीं डालूंगा, टेंशन मत ले। जो मेन था वो अपना खत्म हुआ, जो ये दो बीच के 3 पॉइंट किए हैं उसको अभी लर्न नहीं करना है, वो तुमको रीड करके रखना है। उसमें कुछ क्वेरी तो आने का सवाल ही नहीं है, फिगर से उसके अंदर क्या ही क्वेरी पूछ लोगे सर। पहले एक्सपोर्ट हम 25% करते थे, अब हम 50% करते थे, इसमें क्या है तुमको क्वेरी है सर, हमें पहले 25 क्यों करते थे, अभी 50 क्यों करते थे, मेरे को नहीं मालूम, करते इतना मेरे को समझता सर। ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो बट ऑफ कोर्स अब हमारे पास में मोड्स ज्यादा सिंपल हो गए हैं, चीजें कम कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। राधिका इधर आजा, आजा राधिका आजा। हाँ, तो ये सारी चीजों की वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी चेंजेस आए, जो भी ट्रेंड्स आए, वो तुमको एक बार बस रीड करके रखना है, लर्न नहीं करना है। लर्न अपन करेंगे दिसंबर के महीने में करेंगे, सावन के महीने के बाद, ठीक है। कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आज की बैच खत्म होती है, जाके वापस ढोर जैसे तुमको सोना है, लेटना है, पसरना है। शुभ रात्रि, शुभ खैर, गुड नाइट, ठीक है। चलो हाँ, टेस्ट है ना, टेस्ट कितने बजे दोगे?